हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, तुम इतनी पढ़ाई कर रहे हो, सब चीज़ उसी चीज़ से चल रही है गाइस। चैप्टर का नाम है मनी, पैसा। पैसा क्या है? पैसा पहले क्या था? पैसे का एवोल्यूशन क्या हुआ है? क्या पहले से ही पैसा ऐसा था क्या सर? नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो एक वन शॉट वीडियो है जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पैसा क्या होता है गाइस? पैसा पढ़ने से पहले हम समझते हैं बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मैं आपको एक गुड्स दे रहा हूँ, आप मुझे एक गुड्स दे रहे हो, जहाँ पे कोई फिजिकल करेंसी नहीं है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। सिंपल है, अगर प्रॉब्लम्स नहीं होते सर तब तो ये सिस्टम आज भी एग्जिस्ट कर रहा होता। प्रॉब्लम्स थे वो सिस्टम की वजह से, इसलिए वो सिस्टम चला गया और फिर मनी आ गया। तो देखो, सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम है डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। को इंसिडेंस समझता है आपको? एक होता है सिंगल कोइंसिडेंस, एक होता है डबल कोइंसिडेंस। यहाँ पे बोला गया डबल कोइंसिडेंस। समझो मैं एक गांव में रहता हूँ और मैंने वहाँ पे एक मेरे बाजू वाले से डिस्कस किया, या मेरे को ना चावल चाहिए यार। बाजू ने बोला क्या बोलता है, चावल चाहिए? मैंने बोला अरे हाँ। उसने बोला अरे है ना मेरे पास। मुझे चावल चाहिए, उसके पास चावल है। ये एक कोइंसिडेंस हुआ। दूसरा कोइंसिडेंस, उसने बोला अरे यार मेरे को ना पोटैटो चाहिए। मैंने बोला तेरे को पोटैटो चाहिए? अरे मेरे पास है ना पोटैटो। ये हो गया दो कोइंसिडेंस। जब तक दो कोइंसिडेंस नहीं होगा ना, तब तक ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जो चीज़ मुझे चाहिए वो उसके पास अगर है, तो उसे जो चीज़ चाहिए वो भी मेरे पास होना चाहिए, अदरवाइज ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहला पॉइंट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। पहले बार्टर सिस्टम के समय ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरे, अगर हम बात करें इनडिविजिबिलिटी। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गोट है, गोट, और एक दूसरा पर्सन है, उसके पास जो है एक सैक, एक गोनी भर के चावल है। तो अगर उसके पूरे सैक के बदले में आधा सैक लेता हूँ, आधा गोनी लेता हूँ, तो क्या आधा गोनी के बदले आधा गोट? नहीं सर, ये तो नहीं करना है। पॉइंट ये है सर कि कुछ चीज़ों को हम उस समय डिवाइड नहीं कर सकते थे, डिविजिबल नहीं था। आज के टाइम आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। आपको मुझे अगर आज पेमेंट करना हुआ 187 रुपीज़, भले कोई एग्जैक्ट नोट नहीं है उसका 187 का, तो भी हम 187 रुपीज़ थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, इस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। गॉट इट? पहला पॉइंट पड़ा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। दूसरा पॉइंट है इनडिविजिबिलिटी। पहले के टाइम पे हम डिविजिबल नहीं कर सकते थे कुछ चीज़ों को। तीसरा है नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले तो ऐसा पर्सन ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था। समझो एक ऐसा पर्सन मुझे मिल गया कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो उसके पास है, जो चीज़ उसको चाहिए वो मेरे पास है। दूसरा प्रॉब्लम, कितने कमोडिटी के बदले कितना कमोडिटी देना है, कितने पोटैटोज के बदले कितना राइस एक्सचेंज करना है। क्या वो मुझे 4 पोटैटो देगा तो क्या मैं 4 राइस दे दूं उसको? नहीं सर। उस समय कोई कॉमन मेजरमेंट के लिए कोई वैल्यू नहीं थी उस समय। प्राइस ऑफ गुड्स कुड नॉट बी कंपेयर्ड इजीली बिकॉज वन काउ इज इक्वल टू सैक ऑफ राइस। हम कोई पर्टिकुलर चीज के बदले कितना चीज, जैसे मिल्क है, मिल्क के बदले कितना राइस देना है हमें नहीं पता था उस समय। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। ऐसी पेमेंट जो आज नहीं करनी है, जो बाद में करनी है, फ्यूचर पेमेंट। आज की डेट में हम लोन ले सकते हैं, लोन रीपे कर सकते हैं, बोरोइंग लेंडिंग हो सकती है, उधार पर ट्रांजैक्शन हो सकता है। उस समय, आज अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, बार्टर सिस्टम के समय अगर मैं आपसे आज क्रॉप एक ले रहा हूँ और आपको मैंने बोला 2 महीने के बाद ये क्रॉप रिटर्न करूंगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो क्रॉप 2 महीने के बाद सेम कंडीशन में हो। या गोट मैंने आपसे लिया तो गोट 2 महीने के बाद सेम कंडीशन में होगा, ये नेसेसरी नहीं है। हाँ, अगर हम आज की बात करें प्रेजेंट की, मैंने 5,000 रुपये ले, 5,000 रुपये आपको रिटर्न कर सकता हूँ। उस जमाने में ये पॉसिबल नहीं था। पेरिशेबल गुड्स भी होते हैं बहुत सारे। और नेक्स्ट है स्टोरेज इश्यूज। ड्यूरेबल गुड्स और पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जो ज़्यादा समय तक चलता है। अब आप मेरे को तो पोटैटोज जैसे गुड्स, कांदा जैसे प्रोडक्ट, फिर भी उनकी ड्यूरेबिलिटी है। लेकिन बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारे फिश हो गए, एग हो गया, इनकी ड्यूरेबिलिटी थी ही नहीं उस समय। तो इतना सारा स्टोरेज कैसे करेंगे? देखो समझना इस चीज़ को। अगर मैं एक फार्मर हूँ
और मुझे कोई चीज़ स्टोर करनी है, तो स्टोर करने के लिए मेरे पास कोई तो गोडाउन होना चाहिए, कोई प्लेस होना चाहिए। तो इतना सारा स्टोरेज के लिए उस समय प्लेस की भी प्रॉब्लम थी और ड्यूरेबल गुड्स से तो प्लेस का प्रॉब्लम, पेरिशेबल गुड्स से तो स्टोर कर ही नहीं सकते ज़्यादा। बिकॉज मेरे पास अगर राइस है तो राइस को पूरे साल भर मेरे को स्टॉक करना पड़ेगा, बिकॉज पूरे साल भर जितनी भी चीज़ें मुझे खरीदनी है उसके लिए राइस का होना ज़रूरी है मेरे पास। मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगा, मैं राइस निकालूंगा, राइस देख के दूसरा कुछ खरीद लूंगा। मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगा, राइस निकालूंगा, राइस पे करके खरीद लूंगा। इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। सो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मनी के ऊपर। मनी एग्जैक्टली होता क्या है सर? तो मनी सिंपली अगर मैं आपको कम शब्दों में बोलूं, मनी इज वॉट मनी डज। मनी इज वॉट मनी डज। पैसा वो है सर जो पैसों का काम करे। क्या सर ये भी मनी है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पैसा। अगर वो पैसों का काम कर रहा है, अगर वो फंक्शंस ऑफ मनी को परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स कि वो मनी है। आज जो आप मनी देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि पहले भी मनी ऐसा ही था। 100 years बैक, 1000 years बैक पैसे ऐसे नहीं थे। इवॉल्व हुआ है पैसा भी, राइट? चलो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। मनी वो चीज है जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज अगर लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, याद रखना जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग उसे एक्सेप्ट करने चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज मनी है। सो मनी इज व्हाट मनी डज। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट जो है, फंक्शंस ऑफ मनी, सॉरी एवोल्यूशन ऑफ मनी। फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एवोल्यूशन पढ़ते हैं। एवोल्यूशन पढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, और इवन लाइक शेयर कमेंट वो सब तो आप कर ही लोगे। ठीक है, चलो एवोल्यूशन ऑफ मनी पे आते हैं गाइस। पहला पॉइंट है एनिमल मनी। नाम से ही समझ में आ रहा है एनिमल मनी। पहले के जमाने में लोग एनिमल को यूज करते थे फॉर एक्सचेंज पर्पस। यानी अगर मेरे पास कोई रैबिट है, कोई गोट है, तो मैं उसे एक्सचेंज करूंगा, मैं उसे दे दूंगा, उसके बदले जो मुझे चाहिए वो मैं खरीद लूंगा। तो एनिमल मनी बेसिकली एनिमल को हम यूज करते थे एज अ मनी। फिर आ गया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या होता है सर? शेल, शंख जिसे हम कहते हैं, इवन फेदर, हाथी के दांत होते हैं, टस्क, ऐसे बहुत सारी चीजें, एनिमल की स्किन, ऐसे बहुत सारी चीजें लोग यूज करते थे पहले के जमाने में एज अ मनी। अच्छा, ये चीजें ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम चीज उठाओ और ये मनी बन गया, ऐसा नहीं है। जोग्राफिकली लोकेशन अलग अलग होती है। कोई कोस्टल रीजन होता है, वहां पे मनी अलग है। कोई एरिड रीजन है, रेगिस्तान है, वहां पे मनी अलग है। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें लोग यूज कर रहे थे एज अ मनी। नेक्स्ट पॉइंट है मेटालिक मनी। अब देखो मेटालिक मनी और मेटालिक कॉइन्स में एक फर्क है। अगर आप देखोगे इमेज में, तो ये है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी क्या होता है? जो देखो, आप देखो प्रॉपर शेप नहीं है इसका। आप देखोगे कि थोड़ा सा पत्थर जैसा दिख रहा है, क्या लिखा है उस पर समझ नहीं रहा है। सारे कॉइन सेम नहीं दिखेंगे आपको, प्रॉपर सर्कुलर नहीं रहेगा। लेकिन बाद में मेटालिक कॉइन्स आए। देखो, जो राजा लोग के टाइम के जो कॉइन्स थे ना, वो मेटालिक मनी बोलते हैं हम उसको। लेकिन बाद में जब सिस्टम थोड़ा सा रेगुलराइज हो गया, सारे कॉइन्स प्रॉपर बनने चालू हो गए, प्रॉपर मिंटिंग चालू हो गई, उस समय जो कॉइन्स आए उसको बोलते हैं मेटालिक कॉइन्स। तो मेटालिक कॉइन्स जो है वो प्रॉपर शेप में होते हैं। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो, इस टाइप के कॉइन्स जो है इसे हम कहते हैं मेटालिक कॉइन्स। नेक्स्ट है पेपर मनी। नाम से समझ में आ रहा है, पेपर मनी, ऐसा मनी जो पेपर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये इमेज है आपके सामने, ये बताने की जरूरत नहीं है। ओके, आप आपके पास तो है ही, आप इसके लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हो, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है बैंक मनी। अच्छा, एक चीज और बता दूं इन दोनों में, कॉइन्स में और नोट्स में, अपने पास जितने भी कॉइन्स है, सारे कॉइन्स ये इशू करता है गवर्नमेंट। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। 1 रुपए का नोट होता है। 1 रुपए का नोट देखो इस तरीके से दिखता है। 1 रुपए का जो नोट होता है, ये इशू करता है गवर्नमेंट। सारे कॉइन्स और 1 रुपए का नोट, ये सब इशू करता है गवर्नमेंट। उसके ऊपर के जितने भी नोट्स है, सब इशू करता है आरबीआई। आप देखो यहाँ पे 100 रुपीज का नोट है, 100 रुपीज के नोट के ऊपर क्या लिखा है? आरबीआई। लेकिन अगर आप 1 रुपए का नोट देखोगे, उसके ऊपर लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कुछ नोट्स, 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन इशू करेगा गवर्नमेंट, बाकी सारे नोट कौन इशू करेगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बैंक मनी। बैंक मनी ऐसा मनी होता है जो बैंक में रखा है हमने, सिंपल। वो पैसा जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, इसे हम कहते हैं बैंक मनी।
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होता है, उससे हम पैसे विथड्रॉ करते हैं। बट याद रखना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो एक अलग है। बैंक मनी वो पैसा है जो हमने बैंक में रखा हुआ है। फिर आता है आपका प्लास्टिक मनी। अब देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को अलग से नाम दिया गया है, प्लास्टिक मनी। ऐसा मनी जो प्लास्टिक से बना हुआ है। डेबिट की बात करें, डेबिट कार्ड, तो मेरा अगर बैंक में अकाउंट है, 4,000 रुपए अगर बैंक में है, तो मैं मेरे कार्ड से वही 4,000 रुपए विथड्रॉ कर सकता हूँ। हाँ, मिनिमम पैसे होंगे वो अलग छोड़ दो उसको। क्रेडिट कार्ड इज़ डिफरेंट। क्रेडिट कार्ड में मेरे कोई बैंक पे पैसे नहीं पड़े हुए, मेरे पास एक कार्ड है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं वो कार्ड से पैसे इश्यू कर लूँगा। पैसे कहाँ से आए सर? बैंक ने दिया है, बोला चल एन्जॉय कर ले, बाद में वो पैसे मुझे रिटर्न भी करने हैं। डन? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी वो मनी है सर, जो हम ऑनलाइन जीपे वगैरह होता है, वो सब जो हम पे करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। एक चीज़ और, वॉलेट भी होता है इसमें, डिजिटल वॉलेट। आप लोग फ़ैम पे वगैरह यूज़ करते हो। फ़ैम पे में क्या होता है, आपके पेरेंट्स आपको जीपे से पैसे डाल के देते हैं फ़ैम पे में। फ़ैम पे आपका एक डिजिटल वॉलेट है, फिर वहाँ से पैसे स्पेंड होते हैं। तो ये सब जो है आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी में। तो ये था आपका एवोल्यूशन ऑफ मनी। इसके बाद एक छोटा-सा टॉपिक है जिसका नाम है लीगल वर्सेस नॉन लीगल टेंडर। सिंपल, एकदम कम शब्दों में, लीगल टेंडर मनी मतलब ऐसा मनी जो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, मना नहीं कर सकते हो कि मुझे नहीं चाहिए। ये जनरली एक्सेप्टेड वाली मनी है। गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको आपको एक्सेप्ट करना ही है। तो याद रखो जितने भी नोट्स और करेंसी नोट्स है, कॉइन्स है, ये सब आते हैं लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर यानी ऐसा मनी जिसको आप एक्सेप्ट करोगे ही ऐसा जरूरी नहीं है, आप उसको रिफ्यूज कर सकते हो, आप मना कर सकते हो। चेक वगैरह जो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हो सकता है आप बोलो नहीं सर मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए, ये हो सकता है। तो लीगल और नॉन लीगल टेंडर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ मनी। एक मनी को मनी बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक पैसा, ऐसी कौन सी खूबियां होनी चाहिए ताकि वो मनी बन सके? पहला पॉइंट है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। पहली पॉइंट, लोग उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लोग उसे मना नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने आपको एनिमल स्किन दे दिया और आप बोलो अरे सर ये क्या दे दिया आपने, हटाओ इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको 10 रुपीज़ दे रहा हूँ, 20 रुपीज़ दे रहा हूँ, 100 रुपीज़ दे रहा हूँ, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। पहली पॉइंट, मनी में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? कोई भी चीज़ को अगर मैं मनी बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको मनी बोल रहा हूँ, कोई फेदर को मनी बोल रहा हूँ, एनिमल के फॉर एग्जांपल स्किन हो गया, हाथी के दाँत हो गए, इसको आप मनी बोल रहे हो तो उसमें कौन-सी क्वालिटी होनी चाहिए? अब देखो सारी क्वालिटीज़ तो मिलेंगी नहीं, हाँ, बट आज की डेट में जो मनी है ऑलमोस्ट इसमें सारी क्वालिटीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कॉग्निजेबिलिटी। कॉग्निजेबिलिटी मतलब होता है ईज़िली रिकॉग्नाइज़। मनी में कुछ ऐसी डिस्टेंट मार्क होनी चाहिए। आपने देखा होगा अपनी मनी में एक लाइन होती है, स्ट्रिप होती है। आपने देखा होगा उसमें गांधी जी की फ़ोटो होती है, हम ऐसे चेक करते हैं कई बार, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं जिससे बताता है कि ये चीज़ जो है वो मनी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। मनी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर आज मैं ₹100 से कोई चीज़ खरीद सकता हूँ, तो हो सकता है कल भी मैं वो सेम चीज़ खरीद सकता हूँ, 2 साल के बाद भी वो सेम चीज़ ₹100 से खरीद सकता हूँ। अब हो सकता है आप इस बात से एग्री ना करो। हाँ, हो सकता है आप एग्री ना करो, बट ये बोल रहा है ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा है ऐसा है। मनी की वैल्यू जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, क्वालिटीज़ है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिविजिबिलिटी। अगर मुझे आपको ₹187 पे करना है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके डिवाइड कर सकूँ, पे कर सकूँ, ₹100 पे किया, ₹50 पे किया, ₹20 पे किया, 10 पे किया, 5 पे किया, 2 पे किया। इस तरीके से मिलाकर आपका 187 हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। पोर्टेबिलिटी, मनी को कैरी करना आसान होना चाहिए। पुराने ज़माने में पुराने ज़माने में अगर मेरे पास एनिमल मनी था, समझो मेरे पास एक हॉर्स है, कैमल है, तो मैं कैमल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊँगा सिर्फ़ पे करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनी पोर्टेबल होना चाहिए, आसानी से उसको कैरी करना होना चाहिए। कॉइन थोड़ा-सा पोर्टेबल ज़्यादा नहीं है, नोट्स देखो एकदम पोर्टेबल है। जेब में आप ₹10,000 भी रखोगे तो आपको समझेगा नहीं, पोर्टेबल है वो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल मतलब नोट या कॉइन ज़्यादा समय तक चलना चाहिए, जल्दी खराब नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, ज़्यादा ड्यूरेबल क्या है? कॉइन या नोट? अब देखो नोट फिर भी एक बार जल्दी खराब हो जाएगा। कॉइन्स देखो भर-भर के बहुत सालों पुराने राजा लोग के टाइम के कॉइन्स आपको अब भी मिल जाएँगे। कॉइन ज़्यादा ड्यूरेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ होमोजेनिटी। सारे जो कॉइन्स होते हैं और नोट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास ₹10 का नोट है, उसमें गांधी जी है, आपके पास जो नो उसमें है, उसमें भी गांधी जी है लेकिन उसमें दूसरा फ़ोटो डाला हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थिकनेस
सेम, थिकनेस भी सेम होना चाहिए, कलर सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। होमोजेनिटी का मतलब होता है आइडेंटिकल, सारे नोट्स सेम होने चाहिए। इसे हम क्या बोलेंगे? क्वालिटीज ऑफ मनी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मनी। ब्लैक मनी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये लास्ट है। फंक्शंस ऑफ मनी में पहला है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटिंजेंट फंक्शन। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये भी आता है। प्राइमरी फंक्शंस मतलब ऐसा फंक्शन जो मनी का मेन काम है। मेन काम क्या है सर? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज अगर मुझे एक्सचेंज करनी है, उसका मीडियम, उसका माध्यम, मुझे कोई चीज खरीदनी है, बेचनी है, कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ मनी। सेकंड, मेजर ऑफ वैल्यू। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, ये डिजिटल बोर्ड ना आपको खरीदना है ना मुझे बेचना है, बट फिर भी अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी वैल्यू गेस करो, तो आप बोल सकते हो सर ये इतने की हो सकती है, उतने की हो सकती है। मतलब कोई चीज़ भले हमें खरीदना बेचना नहीं है, फिर भी हम उस चीज़ की वैल्यू पैसों में कर सकते हैं। पहला चीज़, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, खरीदना बेचना, बाइंग एंड सेलिंग हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। दूसरा, हम कोई भी चीज़ की वैल्यू को पैसों में तोल सकते हैं, पैसों में नाप सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगर आप ये ध्यान देंगे, स्टोर ऑफ वैल्यू, हम पैसों को सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और हम उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मैं एक प्रॉपर्टी खरीद के दूसरे को बेच सकता हूँ, या दूसरी प्रॉपर्टी बेच के, दूसरी बेच के जो पैसे आए उससे दूसरा कुछ खरीद लिया। इन शॉर्ट, मैं पैसों को स्टोर भी कर सकता हूँ फ्यूचर के लिए, और उसको ट्रांसफर भी कर सकता हूँ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी आपने पीछे पढ़ा था, डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट। मनी जो है उसका ये काम है कि मैं फ्यूचर में भी पे कर सकता हूँ। यूजफुल फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए भी हम, ये पॉसिबल है। पहले बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। कंटिंजेंट फंक्शन, इसमें है बेसिस ऑफ क्रेडिट। आप मुझे बताओ, बैंक लोन देता, राइट? हम पैसे देते हैं बैंक को, बैंक फिर किसी और को लोन दे देता है। अब सिंपल है, अगर मैं बैंक को पैसे नहीं दे रहा हूँ, तो बैंक लोन कैसे देगा? इन शॉर्ट, क्रेडिट का बेसिस क्या है? मनी। मनी है तो क्रेडिट है, मनी नहीं है तो क्रेडिट भी नहीं है। नेक्स्ट है हेल्प इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। पूरे देश में कितनी इनकम कमाई गई है, ये भी हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ मनी। पैसा ही नहीं होता अगर, तो हम कैसे पता करते हैं कि पूरे देश की इनकम कितनी है? ऐसे बोलते हैं हम इतने टन का गुड्स बनाए, इतने लीटर्स का गुड्स बनाए, ऐसा नहीं होता है। पैसे के मदद से हम ये भी पता कर पाते हैं कि नेशनल इनकम कितनी है। और लिक्विडिटी भी, आप असेट्स को कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड में, लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हो असेट्स में। तो आप ये भी ध्यान रखना, पैसे की मदद से आप लिक्विडिटी भी क्रिएट कर सकते हो। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ब्लैक मनी, इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ब्लैक मनी में एक चीज आपको ध्यान देना है, डेफिनेशन में देखो लिखा है, जरूरी नहीं है, एक बार ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि ब्लैक मनी लीगल या इलीगल ही हो। ब्लैक मनी लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। कोई भी काम करके अगर मैंने पैसे कमाए, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं बताया मैंने कि मैंने पैसा कमाया है, ये पैसा याद रखना हमेशा कैश में होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, स्पाई मूवीज होती है, कोई भी गलत काम करके आदमी आता है, तो वो बोलता है कि मेरे को पैसे दे दे, लेकिन वो ये नहीं बोलता है कि ये ले भाई मेरा बारकोड स्कैन कर ले और मुझे जीपे कर दे। ऐसा नहीं है। सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं ये सब किस में होते हैं? कैश में होते हैं, गोल्ड या कोई भी ऐसी चीज जिसको गवर्नमेंट ट्रैक ना कर सके। इन शॉर्ट, ब्लैक मनी वो पैसा है सर जो हमने टैक्स भरा हुआ नहीं है, गवर्नमेंट से छुपाया हुआ पैसा है। चाहे वो लीगल तरीके से पैसा कमाया हो या इलीगल तरीके से, ब्लैक मनी जो है वो ब्लैक मनी होता है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग को लगता है कि ब्लैक मनी सिर्फ इलीगल होता है, इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ और, ब्लैक मनी जो है वो गलत कामों में इस्तेमाल होता है, करप्शन में, स्मगलिंग में, ये सब चीज़ों में। ब्लैक मनी यहाँ से आता है, राइट? इसका सोर्स भी है ये। इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलना चाहिए थे, वहाँ पे कम टैक्स मिलता है। सॉल्यूशन क्या है सर? रेमेडी क्या है? डीमोनेटाइजेशन। ये वन ऑफ द तरीका है। गवर्नमेंट अगर नोट बंद कर देगा, तो नए नोट्स लेके आएगा, और फिर जो ब्लैक मनी है वापस आपको बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा। अगर इलीगल होगा तो आप ऑफ कोर्स जमा नहीं कर पाओगे। अगेन उसमें भी चीज़ें हैं अलग-अलग, बट ठीक है। ब्लैक मनी था ये कॉन्सेप्ट। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, और ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ईज़ी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइज़।
सावधान रहें, सतर्क रहें। Sohum Educated, जीत की गारंटी। Sohum Educated, मेहनत का है रंग। Sohum Educated, और दिन नए इरादे। Sohum Educated, सफलता की पतंग।